आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 311। वह लोमड़ी जय की तरफ एक रक्त बूंद से भरी हुई हरित पत्थर की बोतल बढ़ा देती है जो कि एक सुप्रीम इंपीरियल हरित पत्थर था। वह लोमड़ी जय को बताती है ये हेवनली लॉइन सुप्रीम की ब्लड ड्रॉप है जो कि लॉइन ट्राइब का एंसेस्टर था। तुम अभी इस सब के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये रक्त बूंद तुम्हारे किसी भी वीपन को एक इंपीरियल स्तर का हथियार बनाने में मदद कर सकती है। जय जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। वह इंपीरियल वीपन से अनजान नहीं था। यह एक ऐसे स्तर का हथियार था जो कि एक पूरे साम्राज्य में भी ना हो तो कोई शक की बात नहीं है। ये केवल उन चुनिंदा ताकतवर लोगों पर होता था जो कि इस तरह के हथियार को संभाल सकता था। जय के दिमाग में तुरंत आता है और वह कहता है, सीनियर क्या आप मेरी एक और मदद कर सकती हैं? वह लोमड़ी जय की अचानक रिक्वेस्ट से हैरान हो जाती है, लेकिन वह मना नहीं करती। ये देखकर जय अपनी स्टोरेज रिंग से 3 चीज़ों को निकालता है, जिसमें से पहला वह हेवनली आयरन था जो कि एक लकड़ी के जैसा था, दूसरा वह शाफ्ट था जो कि उसे उन सीनियर की गुफा से मिला था, और अंतिम वही रक्त की बूंद थी जो कि उस लोमड़ी ने उसे दी थी। वह कहता है, सीनियर क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मेरे लिए इस वीपन को रिफाइन करने में? रिफाइन तो मैं ही करूँगा, बस मुझे एक ताकतवर व्यक्ति की ज़रूरत हो सकती है मेरी मदद करने और इस हथियार को काबू में रखने के लिए। जय की बात सुनकर वह लोमड़ी उन तीनों चीज़ों पर नज़र घुमाती है और सच में वे तीनों ही अपने दुनिया के सबसे उन्नत पदार्थ थे। उनसे बनने वाला हथियार निश्चित रूप से एक इंपीरियल लेवल के सुप्रीम स्तर पर होगा। वह लोमड़ी जय को देखकर कहती है, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन 2 दिन बाद में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अभी के लिए मुझे अपनी ऊर्जा को रिकवर करना है। ये सुनकर जय हाँ में अपना सर हिला देता है। वह बहुत समय से एक हथियार की ज़रूरत को महसूस कर रहा था। आज आखिरकार उसका ये सपना पूरा होने जा रहा था। ये कहकर जय बस गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि वह छोटी लोमड़ी जो कि अभी तक उन सारे फलों को खा चुकी थी, कूदते हुए उसकी तरफ आती और उसके सर पर चढ़ जाती है। जय ये देखकर समझ जाता है कि उसे और भी फ्रूट चाहिए। वह एक और फल अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकालता है और उसे हाथ में पकड़ लेता है, जिसे देखकर वह लोमड़ी तुरंत उसके हाथ पर आकर उसके हाथ से ही उस फल को खाने लगती है। जब जय उसकी इस हरकत को देखता है तो वह मुस्कुरा देता है। वहीं पर वह बड़ी लोमड़ी भी उस छोटी लोमड़ी को जय के साथ जाने के लिए बोल देती है, जिससे वह लोमड़ी खुश हो जाती है। वह अक्सर यहाँ से बाहर घूमना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वह घूमने नहीं जा पाती थी। आज उसे मौका मिल रहा था, वह क्यों ना जाए। वह पूरी खुशी से 2 छलांग लगाती है और फिर जय के कंधे पर जाकर बैठ जाती है। जय भी अपना सर हिलाता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वे उस बागीचे से बाहर आ जाते हैं। जब बाहर के नौकर जय के कंधे पर उस लोमड़ी को देखते हैं तो वे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वह लोमड़ी सच में बहुत ही सुंदर थी। लेकिन जय के स्टेटस की वजह से कोई भी अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं करता। वह कुछ ही समय में अपने कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर वह पाता है कि प्रीति व कीर्ति दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। वह उन दोनों के पीछे जाकर उनके कंधे पर थपथपाता है, जिससे वे दोनों उसकी तरफ मुड़ती है और तुरंत उसे ग्रीट करती हैं। इसके बाद उन दोनों की नज़र जय के कंधे पर आलस से बैठी हुई उस प्यारी सी लोमड़ी पर भी जाती है, जो कि बिना किसी भी फिक्र के वहां पर बैठी थी। जब प्रीति और कीर्ति उस लोमड़ी को देखती हैं तो वे हैरान हो जाती हैं। उनके मास्टर का पेट कब से होने लगा, और वो भी इतना क्यूट। जय उनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी मैडम ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जब वे दोनों सुनती हैं तो वे अपना चेहरा बनाते हुए कहती हैं, मास्टर हम क्या आपसे मिलने नहीं आ सकते? आप बहुत बुरे हैं। वैसे ये कौन है? कितनी प्यारी लोमड़ी है। जय जब ये सुनता है तो उसे ध्यान आता है कि वह उस लोमड़ी का नाम पूछना तो ध्यान ही भूल गया था। वह कहता है, ये मेरी दोस्त है जो मुझे सुबह मिली थी। प्रीति और कीर्ति यह सुनकर उस प्यारी सी लोमड़ी की तरफ देखती हैं और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोमड़ी उन दोनों को खुद को हाथ नहीं लगाने देती। ये देखकर वे दोनों ही अपना मुंह फुला लेती हैं। वहीं पर जय उस लोमड़ी को समझाता है, तब जाकर वह उन दोनों को खुद को छूने देती है। अभी जय की समझ आ रहा था कि किसी जानवर को पालना उतना भी आसान नहीं होता। वह बहरहाल अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर गिर जाता है, क्योंकि भले ही उसने उन रिकवरी पिल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह फिर भी मानसिक रूप से थक गया था। वह तुरंत गिरते ही नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं पर वह लोमड़ी प्रीति और कीर्ति के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। अभी तक सभी लोगों को उस लोमड़ी के बारे में पता चल गया था कि वह प्रिंस इन लॉ की पेट है, इसलिए कोई भी बदसलूकी करने की हिम्मत नहीं करता। वे दोनों उस लोमड़ी को लेकर वैशाली के कमरे में पहुंच जाती हैं। वहां पर जब वैशाली उस लोमड़ी को देखती है तो वह तुरंत आकर्षित हो जाती है। वह उन दोनों से उस लोमड़ी का नाम पूछती है। जल्दी ही उसे उस लोमड़ी के बारे में पता चल जाता है।
और वह भी उस लोमड़ी को बहुत ही पसंद करती है। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा मज़े उस लोमड़ी के थे क्योंकि उसे तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं और प्रिंसेस के साथ होने की वजह से एक एक प्रिंसेस का स्टेटस मिल जाता है। इसी तरह करीब 2 दिन बीत जाते हैं और जय अपना कुछ समय पिल्स रिफाइन कर उस हेवनली फ्लैम पर अपने काबू एक अच्छे हद तक पहुंचाने और कुछ समय मास्टर द्वारा दिए गए उस हेवनली मेथड में से मिली एक सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करने में बिताता है। उस तकनीक का नाम दी 100 चैलेंजेस था। ये तकनीक किसी भी हेवनली फ्लैम के साथ योद्धा के शरीर को मर्ज कर उसकी ताकत को कुछ समय के लिए उसके वास्तविक लेवल ऊपर पहुंचाने में इस्तेमाल होती है। ये लेवल को तो नहीं बढ़ाती लेकिन कॉम्बैट पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। इसके लिए जितना अच्छा काबू आपका अपनी स्काई फ्लैम पर होगा उतना ही अच्छा आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों के अभ्यास के बाद जय इस तकनीक के पहले चेंज पर पहुंच गया था जहां पर उसकी ताकत किसी इनेट ग्रैंड मास्टर के पीक पर पहुंच सकती है। ये केवल कॉम्बैट पावर है, उसका लेवल नहीं। लेवल में बढ़ोतरी 10 चैलेंजेस के बाद 11वें चेंज से होती है। इस तकनीक के बारे में जानकारी थी कि अगर इसे 100वें स्तर तक कल्टीवेट कर लिया जाए तो एक ग्रैंड मास्टर लेवल का योद्धा एक एम्परर तक से टक्कर ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लगभग 30वें स्तर तक ही अगर किंग लेवल को हराया जा सकता है तो 100वां स्तर केवल एम्परर को क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ताकत का स्तर काफ़ी गुना बढ़ जाता है। जल्दी ही उसकी और वैशाली की सगाई का दिन आ जाता है। जय के कमरे में पोशाक और अन्य चीज़ भेज दी जाती है जिसकी कि उसको ज़रूरत थी नहीं क्योंकि वह उन कपड़ों को देखता है और उनके मुताबिक ही अपने कपड़ों को परिवर्तित कर देता है क्योंकि उसके पास खास तरह के आप बताएंगे। वह ऐसा करने के बाद नौकरों की एक बड़ी सी टोली के साथ इंपीरियल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर वह देखता कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी लेकिन सभी ऊंचे ओहदे वाले ही थे, कोई भी मंत्री स्तर से नीचे का वहां पर नहीं था। वहीं पर वह प्लेटफॉर्म जिस जगह पर था वह शायद पूरे इंपीरियल सिटी की सबसे ऊंची जगह थी। जय उस प्लेटफॉर्म के दूसरे हिस्से में वैशाली को देखता है जो कि लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी और उसके हाथ में वह लोमड़ी थी जो कि आराम से सो रही थी, मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जब वह जय को देखती है तो वह तुरंत वैशाली के हाथ से निकलकर जय के कंधे पर आ जाती है। जय ये देखकर बस अपना सर हिलाता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक फल निकालकर उसे दे देता है। वह लोमड़ी फल को देखकर उछलते हुए जय के गाल को चाटती है और फिर उस फल पर धाबा बोल देती है, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। कुछ देर में ही दोनों की सगाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वे दोनों उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर एक दूसरे को एक अंगूठी पहनाते हैं और फिर एंसेस्टर्स को ग्रीट करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद वैशाली का भाई और एल्केमी एसोसिएशन की सूर्यगढ़ सिटी का हेड कृणाल जय के पास आता है। चूंकि वे दोनों पहले भी मिल चुके थे तो वे एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही शाही दावत का समय हो जाता है। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जय अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन साम्राज्य के सभी अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें जय को भी बुलाया जाता है। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन अगले दिन की उस गैदरिंग में वैशाली की मास्टर जय से मिलने वाली थी, इसलिए वह थोड़ी खास थी। बहरहाल वह सबसे पहले उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक आराम करता है और फिर उसे उस बड़ी लोमड़ी का मैसेज मिलता है तो वह वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि उस लोमड़ी की सारी ऊर्जा रिकवर हो गई थी। वह अब जय की मदद कर सकती थी। जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो वह अचानक से स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसके सामने से वह गुफा गायब थी। वह आसपास देखता है फिर भी उसे वह गुफा नहीं मिलती और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वह अपनी फेरी आइस की मदद से भी उस गुफा को नहीं देख पाता जो कि एम्परर ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई थी। तभी उसके दिमाग में उस लोमड़ी की आवाज़ आती है, तुम्हारा हथियार बन जाने के बाद बहुत ही ताकतवर रिएक्शन होगा जिससे बचने के लिए मैंने ये अदृश्य दीवार बना दी है। ये दीवार औरों को उस हड़कंप के बारे में जानने से रोकेगी। तुम सीधा सीधा सामने आ सकते हो, मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ। ये सुनकर जय हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर उस बड़ी लोमड़ी के निर्देशों के साथ उस छोटी लोमड़ी को कंधे पर लिए उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। वह छोटी लोमड़ी गुफा में पहुंचते ही जय के कंधे से कूदकर अपनी मां के पास चली जाती है और अपनी मां को सही सलामत देखकर वह अपनी खुशी जाहिर करते हुए इधर उधर कूदने लगती है। वह लोमड़ी अपने सर से उस छोटी लोमड़ी को सहलाती है और फिर उसे चाटने लगती है। वह तभी अपनी आंखें बंद करती है और उसके सर पर मौजूद वह गुलाबी निशान चमकने लगता है। वहीं पर इस वक्त वह बड़ी लोमड़ी एक गुलाबी रोशनी से चमकती है और इंसानी रूप में बदल जाती है। जय जब अपने सामने खड़ी महिला का चेहरा देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में।
एपिसोड 312। वह बड़ी लोमड़ी अपनी आंखें बंद करती हैं और फिर उसके सर पर मौजूद गुलाब निशान चमकने लगता है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह गुलाबी रंग की रोशनी से चमक जाता है। कुछ ही देर में वहां पर एक महिला प्रकट होती है जिसके लोमड़ी जैसे कान थे जो बहुत प्यारे थे, वहीं पर उसकी लोमड़ी जैसी 6 पूंछ भी थी। उसके सर पर लोमड़ी के सर पर मौजूद निशान जैसा निशान था और उसकी आंखें गुलाबी रंग की थी। वह उस छोटी लोमड़ी को अपनी गोद में उठाती है और कहती है, राशि, मम्मा अब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मम्मा अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने इस दोस्त के साथ रहना होगा। ये सुनकर वह लोमड़ी जिद करने लगती है। चूंकि वह अभी बच्ची थी तो वह इंसानी रूप में नहीं आई थी, लेकिन उसकी सोच किसी मानव के बच्चे की तरह ही थी। वह बड़ी लोमड़ी जैसे तैसे उसे समझाती है और उसे रुकने के लिए राजी करती है। वह फिर उस छोटी लोमड़ी पर कुछ सील लगाती है जिससे उसकी आभा पूरी तरह से बदल जाती है। वहीं पर उसके सर पर मौजूद निशान भी धुंधला हो जाता है। वह महिला फिर जय की तरफ मुड़ती है और कहती है, मैंने राशि की ताकत को शील कर दिया है। जब भी इस शील में कोई भी उतार चढ़ाव हो तुम इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाना है जहां पर कोई भी उसकी आभा तक ना पहुंच पाए। जय ये सुनकर हाँ में सर हिलाता है। भले ही वह महिला उसे पूरी बातें नहीं बता रही थी, लेकिन उसे इतना तो पता था कि वह महिला बुरी नहीं है। वह महिला जय की हामी पाकर राहत की सांस लेती है और फिर उसे अपना काम शुरू करने की बोल देती है। जय ये सुनकर अपनी स्टोरेज रिंग से एक फनेश निकालता है जो कि उस पिल लैंप पर रखा था। वह उस फनेश को सबसे पहले गर्म करता है। कुछ ही देर में वह पिल फनेश पूरी तरह से गर्म हो जाता है। अब बस एक उच्च स्तर की ऊर्जा की जरूरत थी जो कि स्काई फ्लैम की पूरी ताकत को बाहर निखरने में मदद कर सके। इसके लिए वह हेवनली फॉक्स अपनी ऊर्जा को जय को प्रदान करना शुरू कर देती है। जय को शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वह फिर आराम से उस ऊर्जा की काबिलियतों को अपना लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। वह अपनी स्टोरेज रिंग से सबसे पहले उन दोनों टुकड़ों को निकालता है जिससे उसे हथियार को बनाना था और उन्हें पिघलाना शुरू कर देता है। ये चून की सबसे ताकतवर पदार्थों में से एक थे, इसलिए इन्हें पिघलने में समय लगना था। ये समय काफ़ी लंबा होने वाला था। करीब 3 घंटे बाद वे दोनों टुकड़े पूरी तरह से पिघल जाते हैं। अब बस उन्हें एक आकार देना था। यह आकार जय को अपने मस्तिष्क द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देना था, इसलिए वह तुरंत उन रिकवरी पिल्स को अपने मुंह में दबा लेता है। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी ताकत से उस काम में लगा देता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से वह हथियार आकार लेने लगता है। यह आकार बहुत ही आकर्षक था। उस भाले का नुकीला मुंह वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा था, लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए पिछले हिस्से पर भी थोड़ी सी मोटी और नुकीली आकृति बनाई गई थी। वहीं पर वह पूरी तरह से काले रंग का था और उसका मुंह नीले और लाल रंग का था। पूरे बाले पर नीले रंग की धारियां थी जो कि किसी लावा की जमीन पर फटी जमीन के नीचे जिस तरह लावा दिखता है उस तरह दिख रही थी। जल्दी ही वह भाला अपना आकार ले लेता है। अब बस आखिरी काम बचा था। वह काम था उस लॉयन सुप्रीम ब्लड लाइन को भाले को सौंपना। वह अपनी स्टोरेज रिंग से उस बोतल को निकालता है और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस फनेश में डालने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उपयोग करने ही वाला होता है कि तभी वह हेवनली फॉक्स उसे रोकती है और कहती है, बच्चे, ये हेवनली सुप्रीम की ब्लड लाइन है। भले ही ये केवल एक बूंद है, लेकिन फिर भी तुम इसके दबाव को नहीं संभाल पाओगे। तुम अपना काम करते रहो, इसे मैं पूरा करती हूँ। जय ये सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता है, क्योंकि वह उत्साह में भूल ही गया था कि उसके हाथ में किसका बल था। वहाँ में अपना सर हिलाता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं पर वह हेवनली फॉक्स उस ब्लड ड्रॉप को उस भाले के साथ मिलाने लग जाती है। कुछ देर में जब वह खून की बूंद उस भाले के साथ मिलती है तो एक शेर की दहाड़ गूंजती है जो कि बहुत ही दबाव पैदा करती है। जय अपनी एम्परर फॉर्म को एक्टिवेट करता है और जैसे तैसे उस दबाव को सहता है। वहीं पर वह छोटी लोमड़ी अपनी ब्लड लाइन ऊर्जा को एक्टिवेट कर उस दबाव को रोकती है। ये देखकर जय को भी याद आता है कि वह भी तो एक ब्लड लाइन अवेकनर है। वह भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके शरीर से भी एक दहाड़ निकलती है। इस दहाड़ को सुनकर वह शेर पूरी तरह से आज्ञाकारी हो जाता है। वह चुपचाप उस भाले के साथ मर्ज हो जाता है। वह हेवनली फॉक्स भी ये देखकर दंग रह जाती है। वह जय को गौर से देखती है। उसने भी अभी वह ब्लड लाइन महसूस की थी। वह किसी भी रूप से उनके क्लैन की ब्लड लाइन से कमज़ोर तो नहीं थी। वह जय से पूछना चाहती थी, लेकिन वह अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि उसने भी तो जय को बहुत कुछ नहीं बताया था। वह अपना ध्यान वापस से उस भाले पर करती है, जो कि अब तक पूरी तरह से बन गया था, लेकिन उसके शाफ्ट और डंडे पर इस बार कुछ सुनहरी अक्षर भी आ गए थे। यह अक्षर किसी भी ऐसे हथियार को दर्शाते हैं जो कि इनेट तकनीक लिए हुए होता है। जय को उम्मीद नहीं थी कि वह एक इनेट तकनीक भी हासिल कर लेगा। वह तुरंत उस भाले को अपने हाथ में लेता है और उसे लहराता है। एक मामूल लहराहट के साथ ही वह स्पैश में कंपन महसूस कर सकता था। वह अपनी उंगली से एक खून की बूंद उस भाले पर गिराता है।
ये किसी भी इंपीरियल वीपन को अपना बनाने की तकनीक होती थी। एक इंपीरियल वीपन योद्धा के शरीर के भीतर निवास करता है और जब तक योद्धा ना चाहे कोई भी उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। जय के खून की बूंद जैसे ही उस भाले पर गिरती है, एक लाल रंग की रोशनी चमकती है और जय एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। उसके सामने एक भाला आ जाता है। वह भाला ठीक उसी भाले की तरह था जो कि उसने अभी रिफाइन किया था। उस भाले को देखते ही अचानक से उसका दिल पूरी तरह से शांत हो जाता है और वह बहुत से रहस्यों को समझने लगता है। उसकी सारी बेसिक स्पीयर तकनीक और भी साफ और रिफाइन हो जाती हैं, साथ ही 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर भी बिल्कुल साफ हो जाती हैं। साथ वह कुछ हद तक स्पीयर इंटेंट को हासिल कर लेता है और स्पीयर हॉट की तरफ एक कदम बढ़ा लेता है। जय खुद भी इस चीज़ से हैरान था, लेकिन वह तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठकर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। वहीं बाहर जय जैसा पहले था वैसा ही बैठा हुआ था। वह कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था। ये देखकर वह छोटी लोमड़ी जय के कंधे पर जाकर बैठ जाती है। वहीं पर वह बड़ी हेवनली फॉक्स जय को ध्यान से देखती है और फिर अपनी बच्ची को देखती है। वह तभी कुछ सोचती है और अपनी उंगलियों से कुछ मुद्राएं बनाती हैं। कुछ समय में ही उसके सर के पीछे एक आंख खुलती है जो कि बहुत से संस्कृत अक्षरों से घिरी हुई थी। जब वह उस नज़र के साथ जय को देखती है तो उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगती है और कुछ देर बाद ही वह आंख एक धमाके के साथ फट जाती है। उस हेवनली फॉक्स को भी चोट लगती है, लेकिन उसके आंखों दर्द कम और हैरानी ज़्यादा थी। क्या ये उसका बच्चा है और इसका भविष्य? खास देखते हैं आगे क्या होता है। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। वह ये कहते हुए अपने अंदर के तूफान को शांत करती है और जय को आखिरी बार देखती है और फिर वह ध्यान में चली जाती है। वहीं पर इसी तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। इस वक्त जय एक झटके के साथ अपनी आंखों को खोलता है। उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है जो कि सामने के पत्थर पर घाव कर देती है। वह हेवनली फॉक्स उस ऊर्जा को महसूस कर लेती है। वह स्पीयर इंटेंट था। वह पूरी तरह से विकसित। वह हैरानी से जय को देखती है जो कि केवल कुछ पल के लिए रहती है। वहीं पर जय खुद से ही हैरान था। उसने 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर के 12वें चरण को भी सीख लिया था और वह उस नई तकनीक को भी सीख गया था। उस तकनीक का नाम था शेर की दहाड़। यह एक सोनिक तकनीक थी जिसका इस्तेमाल करने पर उसके प्रतिद्वंदी के मानसिक चेतना पर एक गहरा आघात पहुंचता है और कमजोर मानसिक चेतना वाले योद्धा तो तुरंत अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और एक पागल बन जाते हैं। वह खुद भी उस तकनीक की ताकत से हैरान था। अगर इसकी तुलना अन्य तकनीकों से की जाए तो यह एक चौथे स्तर की हाई लेवल की तकनीक की बराबरी कर सकती है। वह उत्सुक था उस तकनीक की ताकत देखने के लिए, लेकिन अभी उसके पास प्रतिद्वंदी नहीं था। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और उस हेवनली फॉक्स को धन्यवाद करते हुए ग्रीट करता है। इसके बाद वह उस छोटी लोमड़ी को लेकर वहां से निकल आता है। वह छोटी लोमड़ी थोड़ी सी उदास और जिद्दी थी, लेकिन अंत वह हेवनली फॉक्स राशि को समझाने में सफल रहती है और वह जय के साथ आने को राजी हो जाती है। लेकिन वह अभी भी उदास थी और जय को पता था कि कुछ दिनों तक वह उदास जरूर रहेगी। वह उसे फल देता है ताकि उसका ध्यान बनता रहे। अभी सुबह के 7 बज चुके थे और 9 बजे से उसे उस गैदरिंग में पहुंचना था, इसलिए वह जल्दी से वापस आता है, नहाता है और अपने कपड़ों को एक नए जोड़े में बदलकर उस गैदरिंग में जाने के लिए निकल जाता है। लोकेश भी उसके साथ ही जाता है। वहीं पर प्रीति और कीर्ति वैशाली के साथ ही थी। जय उस लोमड़ी को अपनी गोद में सहलाता हुआ उस गैदरिंग वाली जगह यानी कि शाही हॉल में पहुंचता है। इस वक्त वहां पर काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। पूरी इंपीरियल सिटी के बड़े बड़े व्यापारी, योद्धा, संगठन के नेता वहां पर मौजूद थे। जय उन सब के बीच से होता हुआ आगे बढ़ता है। वह आसपास की बातों को सुनता है। यहाँ पर सभी या तो अपने व्यापार की बात कर रहे थे या फिर किसी से संबंध बढ़ाने की बात कर रहे थे। अक्सर इस तरह के आयोजनों का मकसद ही यही होता है। आमतौर पर इस तरह की जगहों पर नए और ताकतवर संबंध बनाने का मौका ढूंढा जाता है। जय जब बिना किसी को परेशान किए आगे बढ़ रहा था तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सुनो भाई। जय ये सुनकर पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि वहां से एक 18 से 19 साल का लड़का उसकी तरफ आ रहा है। वह दिखने में सुंदर था और उसका शरीर भी चुस्त था। वह कहता है, मेरी बीवी को तुम्हारी ये पेट बहुत ही पसंद आई है, तुम इसे कितने में बेचोगे? नहीं बेचनी, जय साफ मना कर देता है। ये सुनकर वह लड़का थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वह जय को देखता है तो याद करता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में, एपिसोड 313। अभी तक हमने पढ़ा कि जय उस हेवनली फॉक्स को अलविदा कह उस गैदरिंग सेरेमनी में पहुंच गया था। जब वह आसपास घूम ही रहा था तभी एक लड़का उसके पास आता है। हेलो बच्चे, मुझे तुम्हारी इस फॉक्स में दिलचस्पी है और मेरी पत्नी उसे बहुत ही पसंद करती है, तुम इसे कितने में बेच सकते हो? जय बिना उसकी तरफ देखे कहता है, नहीं बेचनी। वह लड़का एक 27 से 28 साल का मध्यम आयु का व्यक्ति था और उसकी दाढ़ी थोड़ी पैनी थी।
उसके सर आज के युवाओं की तरह बाल थे और उसका शरीर किसी पहलवान जैसा था। वह जय के मुंह से मनाही सुनकर तुरंत थोड़ा सा नाखुश हो जाता है। वह कहता है, बच्चे तुम अपनी कीमत बताओ, तुम जितनी कीमत बताओगे मैं तुम्हें उतने देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर कि वह आदमी जय को बार बार परेशान कर रहा है, जय भी थोड़ा सा नाखुश हो जाता है। वह कुछ सोचता है और कहता है, ऐसी बात तो मुझे 1 ट्रिलियन चाहिए। ये कीमत सुनकर उस आदमी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह बड़ी मुश्किल से कहता है, क्या कहा तुमने? 1 ट्रिलियन सोने के सिक्के? इतनी राशि उसने अपनी पूरी जिंदगी में सोची भी नहीं थी, देखना तो दूर की बात थी। इतनी राशि तो शायद एक प्रधानमंत्री के पास भी हो। वह समझ जाता है कि जय उसे बिल्कुल भी उस लोमड़ी को बेचना नहीं चाहता, लेकिन जय की अगली बात उसे खून की उल्टी ही करा देती है। नहीं नहीं नहीं, सोने के सिक्के नहीं, 1 ट्रिलियन सुप्रीम स्टोन। जय एक मुस्कान के साथ कहता है। जब वह आदमी यह सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह कीमत तो एक साम्राज्य भी नहीं चुका सकता था। वह और गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में जय को घूरता है और कहता है, बच्चे मेरे साथ तुम्हारा ये मजाक तुम्हें बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम्हें पलक झपकते ही यहाँ से गायब करवा सकता हूँ। जय जब ये सुनता है तो वह अपनी भौहें ऊंची करते हुए पूछता है, ऐसी बात तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? वह आदमी यह सुनकर बहुत ही घमंडी लहजे में कहता है, सुनो बच्चे, मैं हूँ स्नो हॉर्स टुकड़ी का कैप्टन और सिल्वर बैच कैप्टन, लेकिन यही नहीं, मेरे दादाजी एक प्रधानमंत्री हैं और वो इस साम्राज्य के 9 प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। उस लड़के के घमंडी अंदाज को देखकर जय के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी आ जाती है। वह इस सोच में पड़ जाता है कि इतना घमंड तो एक साम्राज्य का प्रिंस नहीं दिखाता जितना ये लड़का दिखा रहा है, जो कि मामूली से प्रधानमंत्री का नाती है। वहीं पर उसके उन भावों को देखकर उस लड़के को लगता है कि वह उससे डर गया है, इसलिए वह कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? तुम्हें अगर अपने आप को बचाना है तो तुम मुझे ये फॉक्स भुगतान के रूप में दे सकते हो। बेवकूफ़। जय बस ये कहता है और मुड़ जाता है। वह इस तरह के लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था। वह बस यहाँ पर वैशाली के मास्टर से मिलने के लिए आया था और कुछ नहीं। वहीं पर जब वह लड़का जय की बात सुनता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। उसे नहीं लगा था कि उसके दादाजी का नाम सुनकर भी ये लड़का नहीं डरेगा। वह बाग बबूला हो रहा था। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और उस जगह पर 8 प्रधानमंत्री आते हैं। वे सभी एक अलग रॉयल और शाही आभा छोड़ रहे थे, जो कि आम लोगों को उनसे दूर रहने का निर्देश दे रही थी। जब वह लड़का अपने दादाजी को आता हुआ देखता है तो वह खुश हो जाता है। वह जय की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक तेज धार दिखती है। वह तुरंत अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है। वह दादाजी के आगे जाकर उसे ग्रीट करता है। ये साम्राज्य के 7वें प्रधानमंत्री कौशल रजक थे, जो कि रजक परिवार के मुखिया भी थे। वे अपने नाती को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनका नाती रवि रजक उनका सबसे पसंदीदा नाती था और बचपन से ही उन्होंने अपने नाती की हर एक इच्छा को पूरा किया। और यही नहीं, उनका नाती प्रतिभाशाली भी था। वह महज 20 साल की उम्र में ग्रांड मास्टर बन गया और अभी वह इन्हें ग्रांड मास्टर की पीक पर था। वह बस अगले कुछ 5 से 6 सालों में किंग लेवल पर पहुंच जाएगा। वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है। तभी रवि अपना मुंह बनाते हुए कहता है, दादाजी मुझे अभी एक लड़के ने किसी चीज़ के साफ मना कर दिया। मैंने उसे अच्छी खासी कीमत भी देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और मुझे वह चीज़ बड़ी पसंद है और मैं उसे कोमल को उसके जन्मदिन पर देना चाहता हूँ। ओह, वो कौन है जिसने तुम्हें कोई चीज़ बेचने से मना कर दिया? उसके दादाजी भी हैरानी से पूछते हैं। कोमल चौहान फैमिली की बेटी थी और साथ ही रवि रजक की मंगेतर भी। वह अपने दादाजी से कहता है, मैंने इस जगह पर परेशानी खड़ी से बचने के लिए उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला और बस आपका नाम लिया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। जब वह बूढ़ा आदमी यह सुनता है तो उसका चेहरा थोड़ा हैरानी से भर जाता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर गुस्सा भी दिखने लगता है। और यही चीज़ रवि को देखनी थी। जब उसके दादाजी गुस्सा होंगे तभी वे उस लड़के को सबक सिखा पाएंगे। वहीं पर आसपास के प्रधानमंत्री रवि के दादाजी का मजाक बनाते हुए कहते हैं, कौशल लगता है कि तुम्हारा अब वह रुतबा नहीं बचा है जो कि पहले हुआ करता था। हाँ, मुझे याद है कि एक बार उसके बेटे को किसी दुश्मन ने पकड़ लिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह किसका बेटा है, वह तुरंत उसके बेटे को सही सलामत वापस करने और अपनी सजा भुगतने के लिए आ गया था। ये सुनकर कौशल का थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वह उसे तुरंत काबू में कर लेता है और कहता है, तुम चालाक लोमड़ियों को मुझे भड़काने की जरूरत नहीं है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतनी महत्वपूर्ण गैदरिंग में परेशानी खड़ा करूँगा। रवि, चलो मुझे उस लड़के के पास ले चलो, मैं उससे बात करता हूँ, शायद वह राजी हो जाए। भले ही यह वह रिजल्ट नहीं था जो कि रवि चाहता था, लेकिन फिर भी वह इस बात से खुश हो जाता कि उस लड़के को अंत में हार माननी पड़ेगी। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह अपने दादाजी को लेकर उस दिशा में बढ़ जाता है।
वहीं पर बाकी के प्रधानमंत्री भी एक तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे आते हैं। जब रवि उन्हें उस दिशा में ले जाता है, उनमें से एक प्रधानमंत्री की नज़र उस लोमड़ी पर पड़ती है और तभी वह समझ जाता है कि वह कौन, लेकिन वह किसी को बताता नहीं है। वह यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आया था और अगर वह बता देता तो वह अच्छा तमाशा कैसे देख पाता। रवि अपने दादाजी को जय की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दादाजी यही है वह लड़का। इस वक्त जय का चेहरा उनकी तरफ नहीं था, वहीं पर वह लोमड़ी भी जय की गोद में होने की वजह से किसी को दिख नहीं रही थी, इसलिए वह प्रधानमंत्री जय को नहीं पहचान पाता। वह कहता है, बच्चे मैंने सुना है कि तुमने मेरे नाती को कोई चीज़ बेचने से मना कर दी, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? लेकिन जय कुछ भी नहीं कहता और उन सबको इग्नोर करता है। ये देखकर उस बूढ़े आदमी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए कहता है, बच्चे तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? इस वक्त जय हल्का सा मुड़ता है और कहता है। जब वह प्रधानमंत्री उस लड़के का चेहरा देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। वह तुरंत अपने शब्दों को निगल जाता है। वहीं पर रवि यह सब नहीं देख पाता और कहता है, हाँ तुम नहीं तो और किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की? जल्दी से माफ़ी मांगो। ये सुनकर जय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए? ये सुनकर कौशल रजक के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत अपने नाती के गाल पर एक थप्पड़ लगाता है और एक किंग लेवल के पीक का योद्धा होने की वजह से उसका ये थप्पड़ रवि के लिए किसी पहाड़ से टकराने जैसा था। वह तुरंत खून की उल्टी कर देता है, लेकिन उसके सबसे प्यारे दादाजी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते और कहते हैं, तुम नालायक कहीं के, तुरंत माफ़ी मांगो। प्रिंस इन लॉ से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस इन लॉ को नाराज करने की? दादाजी, क्या प्रिंस इन लॉ? क्या सच में? वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वह इस वक्त बुरी तरह कांपता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। वह तुरंत कहता है, प्रिंस इन लॉ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप प्रिंस इन लॉ हैं और मैंने आपको नाराज कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, कभी भी। जय को उसके कुछ भी कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने शुरुआत से ही उसे सीरियस नहीं लिया था। वह उस प्रधानमंत्री की तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने नाती को प्यार करना सही, लेकिन उसे सिखाना उतना भी जरूरी है। उसे सही व्यवहार और आचरण सिखाओ, वरना वह तुम्हारी इश्क खून पसीने से खड़ी की गई फैमिली के लिए ग्रहण साबित हो सकता है। उसके प्यार में अंधे मत बनो। वह बूढ़ा आदमी जय की बात की गहराई को तुरंत पकड़ लेता है। सच में वह अपने पोते के प्यार में आजकल ज़्यादा अंधा हो गया था। वह समझ जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है प्रिंस इन लॉ में ध्यान रखूंगा। जय वहीं पर यह कहकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है और फलों का आनंद लेने लगता है। वह लोमड़ी भी उसकी गोद में आराम कर रही थी। बाकी के प्रधानमंत्री तुरंत इधर उधर बिखर जाते हैं। उनके बिखरने का कारण उनकी शर्मिंदगी को छुपाना था। वहीं पर अभी तक सबको पता चल गया था कि वहां पर जो लड़का बैठा है वह मामूली नहीं है और उसे नाराज बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ देर तक इसी तरह बैठे रहने के बाद जय एक ताकतवर आभा को महसूस करता है। वह अपनी आंखों को खोलता है और पाता है कि हॉल में कुछ लोगों की एंट्री हो रही है। उनमें से सबसे एक आगे एक महिला थी जो कि थोड़ी बुजुर्ग लग रही थी और उसके बाल सफ़ेद थे। वह हरे रंग की पोशाक पहने हुई थी और एक छड़ी की मदद से चल रही थी। जय को भले ही वह ऊपरी दिखावे से बुजुर्ग दिख रही थी, लेकिन वह महिला बहुत ही ताकतवर थी। उन दोनों बूढ़े लोगों से भी जो उस दिन उस योद्धा से लड़ने के लिए बाहर आए थे। उस महिला के पीछे पांचों एम्पर, वे दोनों बूढ़े आदमी और वैशाली आ रही थी। जय इस बात से समझ जाता है कि वह महिला जरूर बहुत ही ताकतवर और महत्वपूर्ण स्तर पर है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 314। हॉल में बैठे जय किसी के आने का आभास करता है और जल्दी ही उस हॉल में पूरे साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों की एंट्री होती है। उनमें से सबसे आगे एक बुजुर्ग महिला थी। वह बुजुर्ग महिला बड़े ही दिखने में किसी कमजोर बूढ़ी महिला जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर की ताकत को जय महसूस भी नहीं कर पा रहा था। उस महिला के पीछे से वैशाली जय के पास आती है और कहती है, ये मेरी मास्टर हैं, मेरी दादी भी। जय ये सुनकर उस महिला का स्टेटस समझ जाता है। वह उन्हें ग्रीट करता है, प्रणाम दादी जी। वह बूढ़ी महिला जय की बात सुनकर उसे गौर से देखती है। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसे देखकर जय थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। वह महिला कहती है, मेरी शिष्य की पसंद तो सच में लाजवाब है, तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है कि तुम आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्धि हासिल करोगे। जय उस बूढ़ी महिला की तारीफों को सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और अपनी नाक को खुजाते हुए कहता है, दादी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम सच में विनम्र हो। वह बूढ़ी महिला कहती है,
लेकिन तभी वह अपनी आभा को रिलीज करती है और जय के कंधों पर किसी पहाड़ जितना भार आ जाता है। जय उस भार के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और अपनी एम्परर सॉल का सप्रेसिव ऑरा रिलीज करता है, जिससे वह थोड़ा संभल जाता है। वह बूढ़ा महिला ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर वह हामी में अपना सर हिलाती है। वह फिर पूछती है, तो तुम मेरी डिसाइपल को कहीं ले जाना चाहते थे? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उसे कहाँ ले जाना चाहते हो? वह महिला अपना प्रेशर वापस लेते हुए जय से पूछती है। जय ये सुनकर उस महिला को अपनी जगह के बारे में बताता है। वह उनसे कुछ भी नहीं छुपाता और जो भी बताना था सब बता देता है। वह महिला पूरे ध्यान से जय की सारी बातों को सुनती है और अंत में राजी हो जाती है, लेकिन वह उन दोनों को सुरक्षा के लिए एक टोकन भी दे देती है, जो कि उनकी एक स्पिरिट बॉडी को खतरे के समय उनकी मदद के लिए प्रकट करेगा। जय बिना किसी संकोच के उस टोकन को स्वीकार कर लेता है और अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। इसके बाद वह उस महिला और भी अन्य बातचीत करता है। कुछ देर तक बातचीत के बाद वह महिला उसे और वैशाली को अकेला छोड़कर बाकी के एम्परर्स के साथ आगे बढ़ जाती हैं। वहीं पर वैशाली जय के पास आती है और सबसे पहले उससे उस लोमड़ी को ले लेती है। वह लोमड़ी भी बिना किसी प्रतिरोध के वैशाली के पास चली जाती है। वैशाली फिर पूछती है, तो फिर हम कब निकल रहे हैं? जय उसकी बात को सुनता है और कहता है, आज रात को ही हम यहाँ से निकल रहे हैं। वैशाली ज़्यादा सवाल नहीं पूछती और बस हाँ में अपना सर हिला देती है। जब वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पूरे हॉल में एक आवाज़ गूंजती है, क्रांति, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी शिष्य के लिए लड़का पसंद करने में इतनी जल्दबाजी करोगी। मैं अपने शिष्य का रिश्ता लेकर आने वाला था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुमने तो पहले ही अपनी शिष्य की सगाई कर दी है। इस आवाज़ को सुनकर सभी उस तरफ मुड़ जाते हैं। कोई भी क्रांति का नाम इतनी आसानी से नहीं ले सकता और जो उन्हें ये कहकर बुला सकता है वह निश्चित रूप से बहुत ही ताकतवर इंसान होगा। क्रांति की भी यह आवाज़ सुनकर भौहें चढ़ जाती हैं और वह उस दिशा में देखती है। जब वह उधर देखती है तो वह पाती है कि वह और कोई नहीं बल्कि वही पपेट सेक्ट का एल्डर था, जो कि कुछ दिन पहले बाल्ड ईगल मर्शनरी ग्रुप के यहाँ पर रोशन के साथ आया था। वह बूढ़ा आदमी धीमे कदमों के साथ उस हॉल में प्रवेश करता है और कहता है, क्रांति, सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा होगी। वह बूढ़ी महिला यानी कि वैशाली की मास्टर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती, रोबदार अंदाज में कहती है, तुम भी तो अभी जिंदा हो, तो तुमने कैसे सोचा कि मैं मर जाऊंगी? और हाँ, मेरे पास अगर आखिरी चुनाव होता तो भी मैं अपने शिष्य के लिए तुम्हारे शिष्य को कभी नहीं चुनती। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी की भौहें चढ़ जाती हैं। वह गुस्से में क्रांति को घूरता है और फिर कहता है, क्रांति, ये सच में अच्छी बात नहीं किसी को नाराज करना, लेकिन चलो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारे शिष्य को अपने शिष्य से लड़ने का आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी शिष्य के उस होने वाले पति ने मेरे शिष्य के छोटे भाई को नुकसान पहुँचाया है और इस वजह से वह तुम्हारे शिष्य के उस पति को आसानी से जाने देने वाला तो नहीं है, और हमारे बीच के रिश्ते इस वजह से ना खराब हों, इसलिए मैं यहाँ पर एक फाइट का विचार लेकर आया हूँ। वह बूढ़ी महिला ये सुनकर अपनी भौहें ऊपर करती है और कहती है, और अगर मैं मना कर दूँ तो? हाँ हाँ हाँ, तुम मना कर सकती हो, लेकिन ये बस एक चीज़ साबित करेगा कि तुमने अपनी शिष्य के लिए एक काया को चुना है जो कि लड़ने के लिए सामने भी नहीं आ सकता। और रही बात बदले की, तो उसके लिए मुझे अंडरहैंडेड तरीकों को उपयोग करना होगा। वह बूढ़ा आदमी बिना किसी भी झिझक के कहता है। ये सुनकर आसपास के लोगों की आपस में चर्चा शुरू हो जाती है। इस वक्त वह रोशन नाम का लड़का बाहर आता है और कहता है, यहाँ पर जय कौन है? अगर उसमें हिम्मत है तो सामने आओ और मेरा सामना करो। कौन कुत्ता भौंक रहा है? आराम भी नहीं करने देते ये कुत्ते सच में। अंकल, आप इन लोगों को बाहर ही रखा कीजिए, ये आसपास के माहौल को खराब करते हैं। इस वक्त एक घमंड भरी आवाज़ आती है जो कि सभी को हैरान कर देती है, खासकर उन लोगों को जो कि उस बूढ़े आदमी की पहचान को जानते थे। वहीं पर उन 5 एम्परर और क्रांति की लगभग हंसी छूट जाती है। वह बूढ़ा आदमी भी जय की टिप्पणी से गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह अपने शिष्य को यह मामला संभालने देता है और कुछ नहीं कहता। वहीं पर रोशन जय की टिप्पणी से आग बबूला हो जाता है। वह कहता है, केवल बातों से क्या होता है? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, अगर तुम में शर्म नाम की चीज़ हो तो मेरा सामना करो। जय ये सुनकर हंसता है और कहता है, तुम 27 से 28 साल के होगे और मैं केवल 20 साल का। तुम्हारा लेवल इन एक ग्रांड मास्टर के पीक पर है और मैं केवल एक ग्रांड मास्टर हूँ, और तुम्हारे पिता एक एम्परर होने के बावजूद मुझ पर हमला करते हैं और तुम कह रहे हो मुझ में शर्म नहीं है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर बेशर्म कोई और ही दिख रहा है ना राशि? वह अपना हाथ लोमड़ी के सर पर फेरते हुए कहता है। वह लोमड़ी एक बिल्ली जैसी आवाज़ निकालती है, मानो हामी भर रही हो। जय की बात सुनकर आसपास के लोगों में चर्चा छिड़ जाती है। वहीं पर रोशन के पास भी कोई शब्द नहीं बचता जय की बात को काटने के लिए।
लेकिन इस वक्त जय फिर से कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुकाबले के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन यूं ही मुकाबला करने से क्या फ़ायदा। जय की बात सुनकर उस रोशन नाम के लड़की की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह कहता है, अगर मैं हार जाता हूं तो तुम मेरी जान ले सकते हो, और अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हें केवल तुम्हारे हाथों से अलग कर छोड़ दूंगा। जय ये सुनकर हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान की कीमत मेरे हाथों जितनी है? तुम्हारी इस सड़ी हुई जान का मैं क्या करूंगा, जो कि इस जैसे मास्टर के साथ तुम और भी सड़ा रहे हो। अगर कोई आकर्षक चीज़ हो दाव पर लगाने के लिए तो सामने आओ, वरना भाड़ में जाओ। जय ये कहकर तुरंत मुड़ जाता है और एक शीट पर जाकर बैठ जाता है। बाकी के लोग जब जय का ये घमंडी स्वभाव देखते हैं तो वे उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। ये होता है असली प्रिंस इन लॉ, कितना घमंडी स्वभाव है। वहीं पर इस वक्त केवल रोशन ही नहीं बल्कि वह बूढ़ा आदमी भी गुस्से में था। वह जय को इस तरह देखता है मानो वह उसे निगलने वाला हो, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर क्रांति नाम की वह महिला खड़ी थी। जहां पर वह अपने सेक्ट में केवल एक एल्ड है, वहीं पर वह क्रांति नाम की महिला अपने सेक्ट में एक दंड विभाग की अधिकारी है, जो कि एक बहुत ही ताकतवर पद है। वह कुछ देर तक गुस्से में घूरता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अपने पास से एक चमकता हुआ पत्थर निकालता है। जब आसपास के लोग उस पत्थर को देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पत्थर से बहुत ही चमक निकल रही थी, लेकिन वह किसी भी तरह की हथियार की आभा नहीं दे रहा था। वह बूढ़ी महिला भी उस चीज़ को नहीं पहचान पाती तो जहाँ कहाँ से ही पहचान सकता था। वह उस पत्थर को गौर से देखता है, लेकिन वह फिर भी कुछ भी नहीं पहचान पाता है। वह वापस से मुड़ने वाला होता है कि वह अपनी गोद में उस लोमड़ी को उस पत्थर को बहुत ही लालची नज़रों से देखते हुए पाता है। वह उस लोमड़ी से पूछता है, क्या तुम्हें वह चीज़ चाहिए? जय के सवाल के जवाब में वह लोमड़ी बार बार अपना सर हिलाती है। ये देखकर जय थोड़ा हैरान होता है, आखिर वह चीज़ है क्या जो कि इस छोटी सी लोमड़ी को इतना आकर्षित कर रही है। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, ये चीज़ मुझे एक सफ़र के दौरान मिली थी, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं पता कर पाया हूँ, लेकिन ये एम्परर ऊर्जा भी इसे नहीं भेज सकी है, तो मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई असाधारण क्रीचर ही होगा। मैं इसे दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ी और क्रांति कहती है, कोई क्रीचर तब होता है जब उसका कोई उपयोग हो, अगर इसे उपयोग ही नहीं किया जा सकता तो इस चीज़ करेंगे भी क्या? ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी अपने दांत भींचता है और कहता है, इसके साथ में ये पिल भी दाव पर लगाने के तैयार हूँ। ये एक बैरियर ब्रेकिंग पिल है जो कि एक इनेट ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल के योद्धा को किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। ये मैंने रोशन के लिए तैयार की थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये दोनों चीज़ें दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। जय उस पिल को देखता है तो वह पाता है कि वह एक रैंक 5 की हाई लेवल की पिल है। वह उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और मुस्कान के साथ कहता है, अगर ये बूढ़ा आदमी इतना ही चाहता है तो मैं रोशन से लड़ने को तैयार हूँ। ये सुनकर रोशन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे लगा था कि जय सिर्फ बहाने बना रहा है, वह बस मुकाबले को टालना चाहता, लेकिन वह इन दो चीज़ों के लालच में आ जाएगा उसने सोचा नहीं था। वहीं पर वैशाली थोड़ा चिंतित हो जाती है। ये देखकर जय उससे कहता है, चिंता मत करो, किंग लेवल के नीचे मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 315। जय जब देखता है कि सामने वाले लोगों ने कुछ चीज़ें दाव पर लगा दी हैं जो कि थोड़ी काम की हैं, तो वह उस चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर रोशन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वह सोच रहा था कि जय बस एक लालची लड़का है जो कि अपनी काबिलियतों के बाहर की चीज़ों को पाने के ख्याल रखता है। वह अपनी उंगलियों को चटकाता है और कहता है, तो तुम उतने भी कायर नहीं हो। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है और मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की सज़ा क्यों होती है। जय उसकी बात को हवा की तरह लेता है और उस छोटी लोमड़ी को वैशाली को देते हुए कहता है, राशि तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ लेकिन अभी आता हूँ। और फिर वह वैशाली से कहता है, तुम भी चिंता मत करो, किंग लेवल से नीचे मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। वह ये कहता है और उस हॉल में मौजूद स्टेज पर चला जाता है। ये स्टेज इसी काम के लिए बनाई गई थी ताकि अगर किसी अन्य ताकत के साथ कोई गैदरिंग होती है तो वे सभी अपनी ताकत को निखार सकें। जल्दी ही उस स्टेज को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है और वे दोनों उस स्टेज पर चढ़ जाते हैं। और उन दोनों के स्टेज पर चढ़ने के साथ ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। वह रोशन नाम का लड़का कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को उस हाल में पहुंचाने की? मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे और अंत में तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम उस वक्त किसी भी काबिल नहीं रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें अपाहिज कर चुका होऊंगा। ये बात रोशन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से केवल जय के कानों में ही कही थी, जो कि केवल जय को ही सुनाई देती है।
जय इस बात को सुनकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, केवल मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुकाबला शुरू करें, बाद में फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम पहले हमला कर सकते हो। उषा की ये बात सुनकर आसपास के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। वे इस बात से हैरान हो जाते हैं कि जय के पास इतनी हिम्मत तो कहाँ से रही है। वह केवल एक ग्रैंड मास्टर स्तर का योद्धा है, फिर भी वह एक इनेट ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल का योद्धा जो कि इतना ताकतवर है कि वह कुछ किंग लेवल के एक्सपर्ट को भी टक्कर दे चुका है, के सामने उसे इस तरह सुना रहा है। वहीं पर रोशन को ये सब जय की केवल बेवकूफ़ी लग रही थी। वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा, तुम पहले हमला कर सकते हो, वरना बाद में लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये सुनकर जय एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम पक्का यही चाहते हो? रोशन घमंडी भरे लहजे में कहता है, हाँ, वैसे भी एक ग्रैंड मास्टर मेरा क्या ही कर लेगा। ये सुनकर जय कुछ नहीं कहता, बस अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है और अपने पास से एक भाला निकालता है। ये कोई इंपीरियल लेवल का भाला नहीं था, बल्कि एक साधारण भाला था, लेकिन चूंकि वह स्पीयर इंटेंट में एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था और वह स्पीयर हॉट के पास पहुंचने के बेहद करीब था, तो अब सामान्य स्थिति में उसके लिए हथियार उतना मायने नहीं रखता था। वह अपनी स्पीयर इंटेंट एनर्जी को पूरी तरह से उस भाले के साथ मर्ज कर लेता है और मानो वह भाला हवा में गायब हो गया और एक रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया है। तेजी से रोशन के चेहरे की ओर बढ़ता है। रोशन जब उस खतरनाक ऊर्जा को महसूस करता है तो वह तेजी से हरकत करता है और अपने आप को बचाता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक घाव बन जाता है जो कि उसके गाल पर एक गहरा कट था। वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि जय का हमला इतना तेज कैसे था, लेकिन फिर उसके मन में बहुत ही गुस्सा भर जाता है और वह गुस्से से लाल आंखों से जय को देखता है। वह तुरंत अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और अपनी बड़ी और चौड़ी तलवार को बाहर निकालता है। ये तलवार लाल रंग की थी और बहुत ही कमीनी आभा छोड़ रही थी। वहीं पर वह कुछ पुतलों को भी बाहर निकालता है जो कि उसके स्पिरिचुअल पेट थे। वे भले ही केवल ग्रैंड मास्टर स्तर के थे, लेकिन किसी भी युद्ध में प्रतिद्वंदी का 1 मिनट बर्बाद करना आपको मैच जिता सकता है। वह तुरंत उन सभी पपेट को अपना काम करने को कह देता है और वह अपनी तकनीक का इस्तेमाल करने लगता है। जय ने इस चीज़ की पहले से ही उम्मीद कर रखी थी। वह अपने भाले को हाथ में लेता है और उसे हवा में लहराता है। 3 रोशनी की किरण आगे बढ़ती हैं और रोशन के पपेट को एक ही झटके में काट देती हैं। उन सभी के सर एक ही झटके में जमीन पर गिर जाते हैं और फिर वे भी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर न सिर्फ रोशन बल्कि उसका मास्टर और बाकी के सभी हैरान हो जाते हैं। जय के लिए एक सामान्य ग्रैंड मास्टर तो किसी योद्धा के समान ही नहीं है, क्योंकि वह उन्हें किसी गाजर मूली की तरह काट रहा है। वहीं पर रोशन का अपने पपेट को खोने की वजह से गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह गुस्से से लाल आंखों से जय को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पपेट को डिस्ट्रॉय करने की? वह ये कहता है और एक ताकतवर हमला जय पर कर देता है। जय तुरंत अपने भाले से उस हमले को रोकता है और उसकी ऊर्जा को काउंटर करता है, लेकिन फिर भी एक इनेट ग्रैंड मास्टर की ऊर्जा की वजह से वह करीब 10 कदम पीछे हट जाता है और उसके हाथ भी थोड़ा कांपते हैं। सच में इनेट ग्रैंड मास्टर को कम नहीं आंका जा सकता। उसके ये पहले विचार थे। वह फिर बिना किसी लापरवाही के लड़ाई में सीरियस हो जाता है। वह तुरंत अपना भाला लहराता है और एक ताकतवर ऊर्जा निकलती है और मोमेंटम एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, जय ने अब 36 फॉर्म्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये फॉर्म जय के अभी तक 3 सबसे ताकतवर हमलों में से एक थी। बाकी के 2 हमले थे शेरी की दहाड़ और 100 मिस्टीरियस चेंज। जय ने इस तकनीक को उपयोग करने की तय इसलिए की क्योंकि वह अपनी उस नई हासिल की गई सिद्धि का उपयोग करना चाहता था। उसने जो भी कलाओं को सुधारा था और अपग्रेड किया था, वह उन सभी का परीक्षण किया था, उनको परखना चाहता था। रोशन भी एक तरह की तलवारबाजी तकनीक का उपयोग कर रहा था जो कि थोड़ी घातक थी, लेकिन जय के लिए जो कि बहुत से मुकाबलों और ताकतवर योद्धाओं को पहले ही देख चुका था, उसकी उस तकनीक को भेदने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वे दोनों कुछ देर तक लड़ते रहते हैं, जो कि सभी के लिए हैरानी करने वाली बात थी, क्योंकि एक इनेट ग्रैंड मास्टर के आगे कोई भी ग्रैंड मास्टर योद्धा आज तक इतना नहीं टिक पाया है। लेकिन उन सबको नहीं पता था कि इस वक्त रोशन पर क्या बीत रही है। वह हर हमले के साथ जय की ताकत में थोड़ी बढ़त को महसूस कर रहा था, साथ ही अपनी तकनीक को अनुपयोगी महसूस कर रहा था। वही नहीं था जो कि यह महसूस कर रहा था, बल्कि उसके मास्टर और बाकी के चारों एम्परर और क्रांति इस चीज़ को साफ देख पा रही थी। वह इस बात से हैरान भी थी, लेकिन उसे जय का टैलेंट देखकर खुशी भी हुई। वह किसी भी इधर उधर की हरकत होने पर तुरंत तैयार थी। वहीं पर स्टेज पर एक फाइनल हमले से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है और रोशन कहता है, तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन अब तुम्हारे अच्छे पल खत्म। वह ये कहता है और अपनी तलवार पर पकड़ को मजबूत करता है। उसके शरीर से लाल रंग की ऊर्जा का बवंडर बाहर निकलने लगता है, जो कि उसके शरीर के साथ जुड़ने लगता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ने लगती है। जय ये देखकर थोड़ा हैरान होता, तभी वह महसूस करता है कि वह रोशन की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उन पपेट की ऊर्जा थी जो कि जय ने अभी नष्ट किए थे। उसे नहीं पता था कि इस तरह की तकनीक भी होती है।
गॉडफादर ने सच में सही कहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैंने अभी जो देखा है वह बस एक चावल के दाने जितना है। वह अपनी इन सोच से बाहर आता है और कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारी इस ताकत को अनुभव करना चाहूँगा। तुम पछताने वाले हो। रोशन बस इतना कहता है और तेजी से जय की ओर बढ़ता है। उसकी गति बहुत ही तेज हो गई थी, लेकिन जय ने भी फ्लाइंग स्टेप्स को एब्सोल्यूट स्टेप्स के साथ अभ्यास किया था। किंग लेवल के अलावा उसकी गति को कोई भी मैच नहीं कर सकता था। वह भी तेजी से उसके हमलों से बच जाता है। जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ पर एक तलवार गिरती है और उस स्टेज में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। आमिनेट ग्रैंड मास्टर तो उस स्टेज पर एक खरोंच भी नहीं ला सकते थे और यहाँ पर एक हमले से ही वह स्टेज इतनी डैमेज हो गई। जय भी ये देखता है और मन ही मन कहता है, सच में ये लड़का ताकतवर तो है लेकिन इतना भी नहीं। वह कहता है, तुमने जिस तकनीक का अभ्यास किया है उसके लिए तुमने कई लोगों को मारा होगा, तभी जाकर तुम उस तकनीक को उपयोग कर पाए हो ना। जो लोग मरे हैं वो सभी मेरे हाथों से हार चुके थे, और जो हार गया वह समझो मर गया, और ताकतवर को हर हक कमजोरों को मारने का। रोशन गुस्से में कहता है। उसकी ये बात हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर गुस्सा ला जाती है। भले ही सबको पता था कि यहाँ पर एक जंगल का शासन चलता है और ताकतवर ही फैसले लेता है, लेकिन फिर भी उनकी साम्राज्य में एक भागीदारी थी और साम्राज्य उनको न्याय देने के लिए हर एक प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर यह कमीना इस तरह की बातें कह रहा है। जय वहीं पर रोशन की बात सुनकर कहता है, तो तुम्हारा ये मानना है, तो फिर मैं तुम्हारी इस धारणा को सही साबित करने वाला हूँ। ये कहते हुए वह अपनी स्काई फ्लैम का छोटा सा हिस्सा अपने शरीर के साथ मर्ज कर लेता है, जिससे उसकी ताकत एक लंबी छलांग लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। उसकी गति तुरंत पहले से बढ़ जाती है और वह अपनी विंग्स की मदद से तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि रोशन भी उसकी गति को नहीं देख पाता। केवल क्रांति और बाकी के एम्परर भी जय को महसूस कर पाते हैं। जय की गति को देखकर वे भी हैरान हो जाते हैं। जय की गति इस वक्त एक किंग लेवल के एक्सपर्ट जितनी थी। अगर वह किसी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल ना करे तो वह तेजी से रोशन के पीछे प्रकट होता है और अपनी लात को घुमाते हुए एक किक मारता है। ये किक रोशन की पीठ से टकराती है और वह तेजी से आगे जाकर गिरता है। साथ ही एक टूटने की आवाज़ आती है जो कि दर्शाती है कि रोशन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वहीं पर उसके मुंह से एक चीख निकलती है जो कि उसके दर्द को दर्शा रही थी। इसके बाद जय अपनी जगह से फिर से गायब होता है और रोशन के आगे जाकर उसकी गर्दन पर भाले से हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके रोंगटे खड़े होते हैं और वह तुरंत अपनी जगह से गायब होता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।